फेसवे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका चहीती डीके जी। अब बात करते हैं कि आप तो देख ही रहे होंगे कि हम यहाँ पर जदयू कार्यालय में दोस्तों आए हुए हैं और मेरे साथ हैं जदयू के धुरंधर प्रवक्ता अंजुम आरा जी से बात करते हैं। आजकल तो जान ही रहे होंगे कि 22 तारीख प्राण प्रतिष्ठा जो चल रहे हैं राम जी के, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और नहीं, अच्छी बात है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद, फैसले के बाद ये सारी चीजें हो पाई हैं। तो लेकिन एक चीज मैं कहूंगी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकीकरण कर रही है, तो वो थोड़ा सा इसको देखकर मतलब नहीं ठीक वो लगता है। क्योंकि सरकार का जो चरित्र होता है वो डेमोक्रेसी के लिए होता है। सरकारें जनता चुनती है अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए, समस्याओं पे संज्ञान लेने के लिए, ना कि भावनाओं को उकेर करके और अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए। लेकिन अभी जो जितनी सारी चीजें हो रही हैं, एक आम आदमी से भी पूछिएगा तो वो यही जवाब देगा कि वो देखता हुआ प्रतीत वो महसूस होता है कि इन सारी चीजों का जो है ना कहीं एक राजनीतिक माइलेज लेने का प्रयास एक पर्टिकुलर पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, प्रभु श्री राम जो है वो कण कण में व्याप्त है, और मुझे लगता है कि हर सनातनी प्रभु श्री राम को मानता है, उनकी आराधना करता है, और उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीजों को कर रही है, उसे यही लगता है कि वो अपना एक अपने कहने का मतलब है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखा रही है। वो पॉलिटिकल माइलेज लेने का वो प्रयास कर रही है, जो कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। जी। तो दूसरा ये बात है कि जैसे गर्दनी बाग आप लोग ने धरना स्थल बना दिया था, गर्दनी बाग धरना स्थल पटना के, तो वहां पर कुछ लोग से मुलाकात हुई, बात विचार हुई और जनता का भी और लोगों का डिमांड है कि मैडम अगर आप जाते हैं पूछने के लिए एक बात पूछिएगा प्रवक्ता साहिब से कि ये आउटसोर्सिंग क्या होता है कि हम समान काम करते हैं बट समान वेतन नहीं मिलता है। हम लोग को भी ज्वाइनिंग होता है, हम लोग का भी अलग प्रोसेस से इंटरव्यू लिया जाता है, हजारों की भीड़ में हम भी छट करके जाते हैं। ये आउटसोर्सिंग के बारे में ये जनता को थोड़ा देखिए, आउटसोर्सिंग की जहां तक बात है, तो जो लोग भी इसको धरना, आपको बताया कि धरना स्थल पे वहां थे, तो वो लोग जो जब आवेदन देते हैं तो उनको पता है कि मैं आउटसोर्सिंग के थ्रू मैं वहां जा रहा हूँ, तो उस वक्त तो उनकी सहमति होती है। लेकिन बाद में आप देखिएगा कि वो पूरा एक एसोसिएशन बना करके उसका वो विरोध और प्रदर्शन शुरू करने लगते हैं, और इस बात को लेकर के बहुत बार सुप्रीम कोर्ट में भी मामले गए हैं। हीन दृष्टि से क्यों देखा जाता है? जैसे वो संविदा कर्मी लोग नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, काम करने वाला जो होता है, हम समान काम करेंगे ना, पहले समान वेतन तो मिलना नहीं नहीं, चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस बात को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने स्पष्ट इस पे वर्डिक्ट दिया था, और वो वर्डिक्ट कहीं से भी उनके फेवर में नहीं था। बावजूद इसके हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपको याद होगा शिक्षक वाले मामले में, वो आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट के बावजूद वो आगे बढ़ करके शिक्षकों के हित में उन्होंने सारे फैसले लिए। तो ये कहना कि हे दृष्टि से मुझे लगता है कि नहीं, ये बहुत ही भावनात्मक रूप से कष्ट पहुंचाने वाली बातें हैं। ये तमाम लोग, चाहे वो छोटे कर्मी हो, बड़े कर्मी हो, पदाधिकारी हो, एक आम पीपल हो, सभी के सहयोग से और सभी के श्रम से और सभी की सोच से ही ये बिहार जो है आज विकासशील बिहार की श्रेणी में खड़ा हुआ है, और कहीं दूसरे प्रांतों में और केंद्र के लिए बिहार आज रोल मॉडल जो बना है ना, नीतीश कुमार जी की दूरदर्शिता और यहाँ के लोगों के मेहनत और योगदान का ही वो परिणाम है। तो ये कहना भावनात्मक रूप से चोटिल कर रहा है कि हे दृष्टि से देखा जाता है, ऐसा कहीं नहीं है। तो उन लोगों का ये कहना है कि मैम अगर कोई जनता अगर ज्वाइन करती है या आउटसोर्सिंग के माध्यम से ज्वाइन करती हो या किसी माध्यम से ज्वाइन करती हो या मुखिया के द्वारा से बहाली शिक्षा मित्र वाला जैसे हुआ उस तरीके से हो या लैब टेक्नीशियन हो या बीपीएससी में जो कुछ त्रुटियां आई थी, तो जिस तरीके से जो गड़बड़ी चल रही है और इस तरीके से लैब टेक्नीशियन जो है, जो कोरोना जो में वर्कर जो है, वरीय जो काम करते, कोरोना योद्धा जो बोलते हैं लैब टेक्नीशियन, वो काम करते थे, तो उन लोगों को भी मतलब 60 साल का भी संविदा पर भी मांग रहे थे, उनका भी उस तरीके से मैम नहीं हुआ। और लोग चाहते हैं कि यहाँ के बिहार की जनता मैम चाहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नाम का चीज मतलब कि हटा दिया जाए। इसको क्या कहें? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट नाम की चीज बिहार की जनता चाह रही है, अब ये तो सरकार की पॉलिसी है, सरकार को निर्णय करना है, इसमें पॉलिटिकल पार्टियां तो नहीं कुछ कर सकती है ना। हम लोग तो पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ता, सरकार के प्रवक्ता तो है नहीं।
और रही बात कॉन्ट्रैक्ट की, तो ऐसा नहीं है बिहार में, आप देखिए कि जो ये नाम आया था जितने सारी मंत्री जो किस तरीके से ओपिनियन देते हैं, लेकिन प्रवक्ता का काम है कि आप लोग समेट के रखते हैं। नहीं नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में ही कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रल लेवल पे भी, दूसरे प्रांतों में भी वो संविदा के आधार पर नियुक्तियां होती हैं और हो भी रही हैं। लेकिन उसको कहीं से भी आप ये कहना कि हे दृष्टि वाली जो बात आपने कही, बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। मैं फिर उस बात को दोहराऊंगी। डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे सैलरी बेसिस वाली जो होते हैं, जो परमानेंट जॉब करने वाले होते हैं, और जो आउटसोर्सिंग वाले को होते हैं, उनको मतलब कि कहीं न कहीं इनको मतलब कि दबाया जाता है, उनको हार्ड वर्क भी करते हैं, तो फिर भी मतलब कि समान काम जब हम कर ही रहे हैं, तो फिर भी हम भी तो समान वेतन का हकदार हैं। हम 20 साल से काम कर रहे हैं, बीते 18 साल से उन लोग काम कर रहे हैं। शिक्षक के मान लिया जाए, जो दिव्यांग बच्चों को भी पढ़ाते हैं, जो आपको डीएम की अध्यक्षता में जो हुई थी उनकी बहाली, तो उनको परमानेंट नहीं किया गया। मात्र 937 ही थे, फिर 7,200 वैकेंसी फिर निकल गई, उसमें भी एडजस्ट सामंजस्य समायोजित करने की मांग कर रही है, वो भी नहीं हो रही है उनको। और शिक्षा मित्र बहाली जब वो बल्क में ज्यादा थे, तो मैडम उनका मतलब कि जो मुखिया के द्वारा जो चयनित किया गया था, तो उनको तो मतलब कि 38,000 सैलरी वो पा रहे हैं, ये बेचारे 14,700 पे नहीं हैं। देखिए, सरकार हमारी बहुत ही संवेदनशील सरकार है, नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में जो भी चीजें प्रकाश में आती हैं और विधि सम्मत जो चीजें हैं, हमारी सरकार एक मिनट भी देर नहीं करती उसको निर्णय लेने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, ये बिहार सरकार ही है कि सभी कॉन्ट्रैक्ट में जो संविदा पे बहाल शिक्षक थे, उनका नियमितीकरण करने की घोषणा कर दी गई है। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो बहालियां हुई हैं, हम देख रहे हैं कि जब टीचरों का नियमितीकरण किया गया है, तो फिर बाकी लोगों का भी अगर उस तरह का इनका है, आवेदन है, इस तरह का ये चाह रहे हैं, तो हमारी सरकार तो संवेदनशील सरकार है लोगों के साथ, कर्मियों के साथ। आप देखिएगा कि ये सरकार फ्रेंडली उनकी रही है, उन्हीं के अनुसार। इतना बड़ा आप देख लीजिए कि मैं अगर इस बात करें तो इस बात का प्रमाण है कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के खिलाफ निर्णय दिया, बावजूद कुछ दिन इसके पहले मैम डॉक्टर धरना पर थे, डॉक्टर लोग आयुष चिकित्सा वाले डॉक्टर जो थे, बिल्कुल, आप कॉन्ट्रैक्ट पे जब निकलती है बहाली तब तो आप आते हैं, आपको नहीं आवेदन करना था, फिर आपको नहीं आवेदन करना था, फिर नियमित आ रहा है तो आपके लिए थोड़े रोक दिया गया है, आप आइए ना उसके माध्यम से। अब बहुत लोग आते भी हैं, तो जब वो आवेदन करते हैं तो क्या, जब विज्ञप्ति निकलती है तो उसमें संविदा की बात नहीं रहती है, रहती है ना। तो आप पढ़े लिखे हैं, आप सब कुछ समझ कर करके उसमें आप आवेदन देते हैं। तो ये तो सरकार बहुत ही स्पष्ट फ्रॉम बिगनिंग ही कर चुकी रहती है कि ये नियुक्ति का जो रूप स्वरूप होगा वो क्या होगा, उस पे आपकी सहमति होती है। उसके बाद एक एसोसिएशन बना करके आप धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दे। बिल्कुल, धरना प्रदर्शन इस डेमोक्रेसी में अपनी बातों को रखने का तरीका है, लेकिन इस चीज को देखिए कि आपने जब आवेदन दिया, जब ने आप प्रस्ताव को स्वीकार किया, तो आपको पता था कि प्रस्ताव का रूप स्वरूप क्या है। बावजूद इसके हमारी सरकार सहानुभूति पूर्वक सारे मुद्दों पे विचार तो करती रही है। अब आते हैं मैम राजनीतिक मुद्दे को लेकर के कि 2024 तो आ गया है, उसमें आचार संहिता लागू फरवरी में हो जाएगी। हाँ, तो होने के पहले जो है मैडम कुछ सीट का शेयरिंग के बारे में बात कर रहे थे कि लोकसभा में कितने सीट जदयू लेंगे, 17 सीटों की बात हो रही। और देखिए कितने कौन लेंगे ये कहना, 17। नहीं आपको बता रही हूँ, ये कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन हमारा स्पष्ट मानना ये है कि 16 पे हम हमारी जीत हुई है, हम 16 सीटों पे हम हैं और 17 पे हम चुनाव लड़े थे। थोड़ा सा तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो अपना क्लेम, हमारा जो क्लेम है वो जेन्युइन क्लेम है, क्योंकि 16 हम सांसद हैं और 17 पे हम लड़े थे। तो हमारा ये निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के से हमारा है, और ये हमारी अपेक्षा और विश्वास भी है कि हम जितने सीटों पे लड़े हैं उतना हमें जरूर वो सीट हमको मिलना चाहिए। और 16 पे तो हमारे हमारा जो है वो सांसद ऑलरेडी पहले से। तो ममता बनर्जी तो खड़गे साहब के मतलब कि आगे करने के लिए प्रधानमंत्री का अप्रोच कर दी। देखिए ये चीजें जो है ना इंडिया गठबंधन की है, हम लोग बिहार के प्रवक्ता हैं और ये राष्ट्रीय इशू है, राष्ट्रीय स्तर पे है। इस विषय पे बेहतर जवाब हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ही दे पाएंगे। लेकिन प्रस्ताव जो होता है हर किसी को, गठबंधन हो, इंस्टीट्यूशन हो, इस डेमोक्रेसी में सभी को ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी बातों को रख सके। ममता दीदी ने अपनी बातों को रखा। मैम तो सूत्रों से भी तो मालूम चला है ना कि ये इनको संयोजक बना दिया जाएगा, सीएम साहब माननीय नीतीश कुमार। मैंने अपनी बातों को समाप्त नहीं किया आपके पहले सवाल का, लेकिन आदरणीय खड़गे साहब ने स्वयं ममता दीदी के उस प्रस्ताव को किस तरह से एक तरह से नकारा, उसको आपने और तमाम देश ने देखा।
तो ये इंडिया गठबंधन के अंदर डेमोक्रेसी इस बात को प्रमाणित करता है और उनके प्रस्ताव को लेकर के स्वयं खड़गे साहब ने ही नकार दिया है। अब आपका क्या सवाल था? सवाल यही था कि सीएम साहब को संयोजक बनाने की मांग चल रही थी। देखिए बहुत पहले से ही हम लोग जब गठबंधन हमारा बना तो हमारे आदरणीय नेता के जगह को लेकर के कि कौन सा पद मिलेगा इसकी बातें होती रही है और हम लोग बहुत पहले से 2022 से ही हम लोग ये कहते रहे हैं कि देखिए हमारे नेता का किसी पद पे दावेदारी नहीं है और किसी पद पे हम कोई उम्मीदवार नहीं है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जब तमाम गैर भाजपा तमाम विपक्षी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म लाने का जो भागीरथी प्रयास किया उस प्रयास में वो सफल रहे और उसी का परिणाम था कि इंडिया गठबंधन बना। और अब हमारा कोशिश यही है कि देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचा और जनता के जो इशू है, क्या इशू है जनता के? महंगाई है, बेरोजगारी चरम पर है। देश के प्रधानमंत्री ने क्या कमिटमेंट किया था देश के युवाओं से? कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी दूंगा। 9-10 वर्ष हो रहे, 20 करोड़ नौकरी होती है। 7,22,000 में सारे चीजों को समेट करके उन्होंने रख दिया। तो ये जनता के इशू है। तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी जनता के उन मुद्दों को लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे लाए और उन्होंने स्पष्ट कहा और एक बार नहीं बारंबार कहा कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, बस यही है कि सीट शेयरिंग करके हम जितना जल्द हो सके चुनाव की तैयारी में लग जाएं। अभी आप देखिए कि अभी हाल में अभी संयोजक पद के लिए प्रस्ताव दिया गया। हमारे नेता ने जिस तरह से वो पहले कमिटमेंट करते रहे, बोलते रहे कि मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं, फिर उन्होंने कहा कि पद से ज्यादा जरूरी है कि हम सीट को लेकर के आपस में अंडरस्टैंडिंग बना लें। तो हमारे नेता को किसी पद की लालसा नहीं है, बल्कि हमारी कोशिश ये है कि तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं और हम भाजपा मुक्त हिंदुस्तान, भाजपा मुक्त भारत बना पाए। अच्छा, यानी कि आप लोग, आपका कहना है मैम कि भाजपा मुक्त भारत बनाने का कोशिश में आप लगे हुए हैं। मैम एक आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आपके कार्यकाल में देख रहे हैं कि ये कुछ दिन की घटना है, मंडे के की यही मंडे की घटना थी कि फुलवारी शरीफ में 2 नाबालिग के साथ कुछ गलत हुआ। एक के मतलब कि वो मौत हो गई। कोई 8 साल की बच्ची थी, 9 साल की बच्ची बच्ची थी और कुछ उसमें पकड़ा नहीं गया है और नहीं कुछ वहाँ पर जो सीनियर दरोगा है, एसपी है, इसके बारे में कोई संज्ञान नहीं ले रहे, ना पकड़ रहे हैं। नहीं, नहीं, आप कैसे कह सकती संज्ञान नहीं लिया जा रहा? बस मात्र 3 किलोमीटर के आसपास में लिया जा रहा है। तो न्यूज में तो इस तरह से देखा गया कि अभी तक उसमें कुछ पकड़ाया नहीं है। ये एक चीज जान लीजिए, नीतीश कुमार जी की सरकार है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाता है। कानून अपना काम करता है, सत्ता का किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होता है। प्रश्न ही नहीं है कि जो भी दोषी है इसके वो बचेंगे नहीं, ये तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। और बिल्कुल वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पूरी मुस्तैदी से इस मामले में वो लगी हुई, बहुत दुखद, मतलब मैं मतलब कि महादलित देखिए महादलित रही बच्चियां होती है, वो महादलित की बच्चियां हो और चाहे वो किसी की बच्चियां हो, ये बहुत ही जितना घिनौना ये काम जिन लोगों ने भी किया है और हृदय विदारक ये घटना है, हृदय विदारक। हमारी सरकार बिल्कुल कभी भी आप देखिएगा कि ऐसे दोषियों को या जो लोग कानून का उल्लंघन करते हैं उनको कभी नहीं बख्शा जाता है, वो जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जय हिंद। देखते रहिए डीके एक्सप्रेस चैनल में। मैम का क्या कहना था कि इस तरीके से पूरा निचोड़ तो यही कह रही है कि मतलब कि आगे का क्या है, सत्ता पलटवार में क्या होता है, आगे क्या, देखते रहिए कि किस तरीके से सरकार कहाँ किस ओर जाती है। और यहाँ का देख ही रहे हैं कि क्या आपका कानून व्यवस्था है। जय हिंद। देखते रहिए डीके एक्सप्रेस चैनल में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और दोस्तों फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें।